मुझे ज़्यादा उम्र के मर्द बहुत अच्छे लगते थे और मेरा दिल अपने पापा के दोस्त पर आ गया था। उनका नाम राजेश था। उनका गठीला बदन देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगती थी। मैं चाहती थी उनके मजबूत बाहों में सिमट जाऊं। आज का दिन मेरी जिंदगी में कुछ खास था। जैसे ही राजेश अंकल घर आए, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उनकी उम्र 35-40 के बीच होगी। उनकी सूरत में जो गहराई थी वो किसी नौजवान से भी कहीं ज्यादा असरदार थी। उनका गठीला बदन, गहरी आंखें और भारी आवाज, हर चीज मुझे उनकी ओर करीब खींचने लगी थी। ऐसा लगता जैसे मेरी उम्र से कहीं बड़े होने के बावजूद मेरे दिल के सबसे छुपे हुए ख्वाबों को जान गए हों। जो वो मेरे सामने बैठे, मेरे भीतर एक हिचक थी, लेकिन मन में एक अजीब सी गुदगुदी थी। मैं चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई, पर नजरें मिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं हो रही थी। उनकी मौजूदगी में भी एक अलग तरह का सुकून महसूस होता था, जैसे वो मेरी हर छोटी बड़ी बात को समझते हो। मैं पापा की लाडली बेटी, जिसकी हर ख्वाहिश पापा के दिल के करीब थी। मेरी उम्र 16 साल की थी, पर दिल और दिमाग में भी अभी भी वही मासूमियत भरी हुई थी। हरकतें कभी कभी ऐसी होती जैसे अभी भी नन्ही बच्ची हूँ, जिसे दुनिया की उलझनों से दूर रखा गया हो। पापा की आंखों में मेरे लिए बस प्यार और सुरक्षा थी। शायद इसलिए मेरे जीवन में बचपना अब तक कायम था। लेकिन फिर एक दिन जैसे मेरी जिंदगी में करवट ली। वो वक्त ऐसा था जब सब कुछ अचानक से बदल गया। ऐसा लगा मानो 16 की उम्र में ही जिंदगी ने मुझे 26 का एहसास दे दिया हो। मेरी सोच, मेरे ख्वाब और मेरे दिल में एक अलग ही हलचल मचने लगी थी। मुझे कोई अच्छा लगने लगा था। उनकी एक झलक, एक मुस्कुराहट मेरे दिल को ऐसा महसूस कराती जैसे मैंने जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब देख लिया हो। इस चाहत ने मुझे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। मैं अपने भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस करने लगी थी, जैसे कोई बचपने की चादर उतार कर मुझे अचानक बड़े ख्वाबों की दुनिया में छोड़ गया हो। राजेश अंकल 35 साल के थे, उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े, लेकिन शायद यही मेरा पहला प्यार था। कच्ची उम्र थी, भावनाएं भी नासमझ थी और मैं खुद को रोकने में बिल्कुल नाकाम थी। समझ नहीं आता था कि आखिर दिल को कैसे समझाऊं, पर क्या इस मासूम दिल को समझाना इतना आसान था? हर बार जब उनकी झलक मिलती, दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती, जैसे कोई खामोश तूफान मेरे अंदर चल रहा हो। उनकी मौजूदगी में ऐसा महसूस होता कि दुनिया का सारा शोर थम गया है, बस मेरे दिल की आवाज सुनाई दे रही है, जो बार बार कहती है कि यही वह शख्स है जिसके साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। मैं राजेश अंकल से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें बेहोश करके उनका हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम नताशा है। उम्र कम थी, समझ भी उतनी ही मासूम। पापा का बड़ा बिजनेस था और घर में अक्सर बड़ी बड़ी बातें और लोग आते जाते रहते थे। पापा के सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे राजेश अंकल। वह कई बार हमारे घर आते थे, लेकिन उस दिन उनसे मेरी पहली सही मायने में मुलाकात हुई थी। पापा ने मुझे बुलाया और बड़े गर्व से कहा, यह है मेरी छोटी सी चिड़िया, मेरी बेटी नताशा। मैं थोड़ा संकुचाते हुए मुस्कुराई, पर जैसे ही मेरी नजर राजेश अंकल पर पड़ी, मैं एकदम चौंक गई। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मानो वक्त ने उन पर कुछ खास असर नहीं किया हो। पापा की उम्र 40 से 42 साल के आसपास थी और उनकी दोस्ती भी उसी उम्र के लोगों से थी। लेकिन राजेश अंकल, वह तो अपनी उम्र से 10 साल छोटे नजर आते थे। उनकी काया, आत्मविश्वास से भरी हुई शख्सियत और चेहरे पर एक खास चमक में मनमुग्ध होकर बस उन्हें देखती रह गई। ऐसा गठीला बदन कि मैं तो देखते ही रह गई थी। पापा ने कहा, अंकल को नमस्ते करो। मैंने नमस्ते जरूर किया था, लेकिन अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। चुपचाप बस उन्हें देखे ही जा रही थी। मुझे इस तरह देखने पर उन्होंने मुझे टोका था। वे कहने लग गए, बेटा क्या बात है, आपको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? उनके क्या बात करती, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को चुभ गया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा था। उस समय तो कमरे में चली गई थी, लेकिन बस उसी दिन से मुझे राजेश अंकल अच्छे लगने लगे थे। वह 6 फीट के आदमी थे। ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी के जवान लड़कों को भी शर्म आ जाती, और बस उसके बाद मैं हमेशा उनके बारे में ही सोचती रही, दिन रात, सुबह शाम। कभी कभी मैं उनको दूर से देखती, कभी वह घर आते, कभी
जिद करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती थी। वहाँ पर भी उनसे मिलकर आती। अपनी हालत पर मुझे खुद भी हैरानी होती थी। अब खुद पर भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी थी, लेकिन वह जब भी हमारे घर आकर लापरवाह से बने रहते, पापा से बातों में बिजी रहते, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। हालांकि मैं बहाने-बहाने से उनके पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वह मुझे पुचकारते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगते। मुझसे बात करने का उनका जो अंदाज होता था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और उस दिन तो मैं बहुत बेचैन थी जब 8 दिन हो गए थे और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मजबूरन मैं उनके ऑफिस चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर मेरे कैबिन में बैठ जाओ, नहीं तो तुम बोर हो जाओगी। मैं जाकर उनके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वहां आए, बस मैं उन्हें देखते ही रह गई। मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी। मैं उन्हें देखती ही रही। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कहने लगे, क्या बात है प्रिया, मुझसे कोई काम था? मुझसे मिलने क्यों आई हो? लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद वह मेरी बात को समझते ही नहीं और कहा कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि इंसान के शब्दों से ज़्यादा उसका अंदाज बोलता है। यही वजह थी कि मुझे पता चल गया था कि वह मेरी बात को नहीं समझे थे और ना ही उन्होंने मुझे यह प्यार से कहा था। शायद मुझे किसी छोटी लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ये छोटी लड़की उनके प्यार में दीवानी हो चुकी थी और अब कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन मैंने यह बात अपने पापा से कह दी, क्योंकि मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था और मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी कि उन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात रद्द नहीं की थी। मैं जो भी कहती वह करते थे। मैं अगर चाँद भी माँग लेती तो शायद वह मुझे लाकर दे देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं आपके दोस्त राजेश को पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी इस बात पर पापा हक्का-बक्का मेरे मुँह देखते रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या कह रही थी। मेरी इस बात पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी राजेश से शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर वह चौंक गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी मेरे अलावा कोई भी नहीं था। वह यह सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे और जब आपकी अपनी ही संतान आपके सामने यह बात करेगी, वह अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी? फिर भी पापा ने मुझे समझाया और उनको लगा कि ऐसे ही बस मेरे दिमाग पर यह सब बात सवार हो गई है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पर जब मैंने 2-3 दिन खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो गई। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि यह मर भी सकती है। आपने इसका खाना पीना क्यों बंद कर रखा है? तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और समझ गए कि मामला सीरियस है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और गुस्से से भी कि तुम्हारी यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इस हद तक पागल हो गई हो? अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है। अपनी उम्र देखो, 16 साल की हो पाई हो और अभी से ये चक्कर में पड़ गई हो। और चलो, मैं मान भी लेता अगर तुम अपनी उम्र के लड़के की बात करती, लेकिन तुम राजेश के लिए कह रही हो, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। तुमसे दुगनी उम्र से भी ज्यादा उम्र की है उनकी उम्र। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, पापा, मैं राजेश के बिना जिंदा नहीं रह सकती और अगर मेरी शादी राजेश से नहीं करवाई तो बता दूंगी कि मैं कितनी पागल हूँ। मेरे पापा ने दुनिया देखी थी पर समझ गए थे कि पानी सर के ऊपर गुजर चुका है। उन्होंने अपने दोस्त राजेश से बात की। वह भी हैरान थे और उन्होंने भी इनकार किया और फिर मेरे पापा ने उसे कहा कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। राजेश ने कहा, जिग्नेश, तुम कैसी बात कर रहे हो? वह छोटी बच्ची है। अगर मेरी बेटी होती तो उसकी ही उम्र की होती। मैं कैसे उसे अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ? मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। क्यों अपनी बेटी के आगे इतने बेबस हो गए हो? मेरे पापा ने कहा कि बेबस हो गया हूँ, तभी तो तुमसे यह बात कह रहा हूँ। मदद करो मेरी।
अभी उससे शादी कर लो। तुम समझदार मैच्योर हो, लेकिन उसके अंदर बचपना है। अभी उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उसके दिमाग से यह बात निकल जाए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उसे छोड़ देना और फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से देखकर कर दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले उसने कुछ कर डाला तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर इंसान हाथ मलता ही रह जाता है। यह सब कुछ किसका है? किसके लिए कमा रहा हूँ? अगर वही इस दुनिया से चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे पापा के लिए अपने दोस्त को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुंच गई थी, इसलिए वह यह काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर, मेरे पापा ने किसी न किसी तरह राजेश को मना लिया था। शायद राजेश ने भी सोचा होगा कि अगर उसके इनकार से मैंने अपनी जान ले ली तो शायद जिंदगी भर वह अपनी गलती के लिए पछताते रहेंगे कि उसकी वजह से किसी की जान गई थी। उसने यह बात मान ली और मेरी राजेश से शादी हो गई। और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। राजेश भी मेरे पापा जितना ही अमीर थे, क्योंकि वह मेरे पापा का बिजनेस पार्टनर थे और उसके घर में कोई भी नहीं था। उन्होंने पहले शादी की थी, पर उस लड़की के साथ 1 साल ही गुजारा था और फिर उनकी तलाक हो गई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब मेरे पापा मुझे विदा कर रहे थे तो वह यही कह रहे थे कि तुमने अच्छा फैसला नहीं किया, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा फैसला बदले और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस रिश्ते से निकलना चाहती हो, तो तुम वापस आ जाना अपने पापा के पास। मुझे पता था वह मेरे पापा थे, उनके दिमाग में कैसी बातें थीं, पर मैं उन्हें क्या बताती कि अब तो मुझे राजेश के साथ ही अपने हर पल गुजारने थे। मेरे लिए सिर्फ मेरा पति ही नहीं, बल्कि पति परमेश्वर बन चुके थे। मेरी जान बन गया था। मैं भी तो एक भारतीय नारी थी और हम भारतीय नारियां अपने पतियों के घर से 4 कंधों पर ही निकलती हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं राजेश को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगी। एक बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी और वह भी बाद में यह बात मान जाएगा कि मुझसे शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अभी दिल में हजारों सपने सजाए राजेश का इंतजार कर रही थी। राजेश के बारे में सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। दिल की धड़कन मेरे कंट्रोल से बाहर थी। लेकिन शादी के पहले ही रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। वह जब मेरे कमरे में आए तो मैं जल्दी से सिमटकर बैठ गई थी। उनके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। मुझे इंतजार था कि वह मेरा घूंघट हटाएंगे और मेरी खूबसूरती का दीवाने हो जाएंगे। मैं कम उम्र की थी और हद से ज्यादा खूबसूरत भी थी। दुल्हन के रूप में मैं तो और भी ज्यादा निखर गई थी। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम अभी तक जाग रही हो। मुझे तो लगा सो गई होगी। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो जाता। आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर शर्म के रंग बिखर गए थे। लेकिन वह मुझे बहुत ही सख्त नजरों से घूर रहे थे। वह 2 पल मुझे खड़ा होकर देखते रहे और उन्होंने कहा कि शादी करना तुम्हारी जिद थी, तो जिद पूरी कर दी है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहाँ दूल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे। छोड़ो इस रस्म को और जाकर कपड़े बदलकर सो जाओ। यह कमरा तुम्हारा ही है। मेरा कमरा ऊपर है। कुछ चाहिए हो तो बता देना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? आज की रात हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत रात है, जो सारी जिंदगी याद रहती है। आप अपने कमरे में जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का तो एक ही कमरा होता है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारे पापा को मैंने इतना मजबूर कभी नहीं देखा। वह खुद मजबूर था। तुमने उसे मजबूर किया और उसने मुझे मजबूर कर दिया। यह सब कुछ मजबूरी में हुआ है। आज की रात खास उनके लिए होती है जो वहाँ कुछ बोलना चाहते थे, मुझे कुछ समझना चाहते थे। पर उसने कहा कि अगर तुम इतने समझदार होती तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती। सो जाओ। उसने कहा। मेरा जवाब नहीं सुना और वहाँ से चले गए। उनका कमरा ऊपर था। सुबह मुझे नौकर ने बताया कि साहब का कमरा तो ऊपर ही है। उन्होंने हमें कहा था कि आपके लिए नीचे कोई कमरा साफ करवा दें, इसलिए हमने यह कमरा सजा दिया था। वैसे तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि साहब ने किसके शादी की और आपका कमरा नीचे क्यों रखवाया।
लेकिन वे साहब हैं, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। साहब जो कहते हैं हम वही करते हैं। यह कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे। ऐसा लगता था कि ख्वाब ही मुझसे छिन गए हैं और ताबीर भी मेरी नहीं है। ऐसे में मैं कैसे जिंदगी गुजारती। लेकिन अब हर बात अपने पापा को नहीं बता सकती थी। और फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पति पत्नी के बीच रहने से ही अच्छा होता है। इसलिए उनको तो मैंने कुछ भी नहीं बताया और यह जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वह भी खुश हो गए। पर असल में यह सिलसिला हमारे घर में चल रहा था। यह कैसे ठीक होता। मेरे एक दोस्त जो पहले से ही शादीशुदा थी, मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि अरे अब तुझे सारा कुछ हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नजर आओ। सूट मत पहनो, साड़ी पहनकर अपने पति के सामने जाओ तो वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और जरा बात भी तरीके से करना और बालों को जूड़ा बना लेना। वह तुम्हें छोटी लड़की समझ रहा है, इसलिए वह तुम्हें तरस खा रहा है। लेकिन तुम्हें उसे यह बताना है कि तुम इतनी छोटी नहीं हो। उसकी बात में दम था, वह ठीक कह रही थी। जैसे कभी कभी पत्नी जवान होती है, पति बूढ़ा होता है, वह अपनी पत्नी को अच्छा लगने के लिए अपने बालों को कलर करता है। इस तरह मेरा पति मुझसे बड़ा था, मैं जवान थी, तो मुझे थोड़ा-सा बड़ा लगने के लिए अपना रुख बदलने की ज़रूरत थी। मैंने अपनी सहेली की बात मान ली और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी-अच्छी साड़ियाँ लेकर आई और शाम को तैयार होकर खाना बनाकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। उसके घर आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। मैंने कहा, सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ-मुँह धोकर आ जाइए। मेरे इस अंदाज पर जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब-सा रंग आ रहे थे और जा रहे थे। उसने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। अब वह हँसने भी लगा। उसने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें तो बहुत बड़ी करती हो, अब हरकतें भी तुमने ऐसे ही शुरू कर दी हैं। लेकिन यह मत भूलो कि तुम मेरे लिए अभी एक छोटी बच्ची हो। मैंने उस चॉकलेट को देखा तो मुझे रोना आ गया। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई और मैं जल्दी-जल्दी अपना जूड़ा भी खोल दिया और साड़ी भी बदल ली। मैं अपने आप को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा पाप है। लोग तो कहते हैं कि प्यार में उम्र नहीं देखते, तो मैंने कौन-सा गुनाह कर दिया कि यह आदमी मेरे साथ इस तरह कर रहा है। और अब मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बुरी तरह फँस गई थी। मुझे कुछ न कुछ तो करना था। एक दिन तो हद ही हो गई। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और मेरा ही ज़िक्र कर रहा था। यह भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकतें भी ऐसी, और उसको कैसे मैं अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ। राजेश ने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करता। और उसके दिल में बात रह जाती और वह मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म कर देता। पता तो है हम नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब एक फैक्ट्री को तो लेकर नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा। वरना सोचो, शादी कोई मजाक है, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कि उसने यह सब कुछ मजबूरी में नहीं बल्कि मतलब में किया था। वह मेरे पापा के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए यह सब कुछ बोल रहा था। पर मैं उसके लिए उसकी जिंदगी की एक मजबूरी थी। कहते हैं कि आप जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी बुराई करते हुए सुना तो आपकी मोहब्बत तब भी खत्म नहीं होती। मोहब्बत मेरी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत की आंखें जरूर खुल गई थी। इसका मतलब यह था कि यह आदमी जैसा नजर आता था वैसे नहीं था। उसने मेरे पापा को कहा था कि मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो कि वह अपने साथ कुछ भी कर लेगी। लेकिन देखो, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है और मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। इसका मतलब यही था कि वह मेरे पापा को नीचा साबित करके उसके ऊपर अपने एहसास का वजन रखकर अपनी कोई भी बात करवाना चाहता था। और यह बात मुझे कुछ दिनों में पता चल गई कि इस नए बिजनेस में उसने अपने आप को 75% का हकदार बनाया है और मेरे पापा को सिर्फ 25% का। यही कहकर कि अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ। घर की बात है, मोहब्बत मुझे राजेश से अभी भी वैसे ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत को कोई फैसला करने की जरूरत थी। फैसला मैंने कर लिया। फैसला ऐसा था कि अगर अभी भी मैं आप सभी को बता दूं तो आप सभी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी
वह ऐसी थी। मैं एक दिन उसके सामने जाकर बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में कबूलने को तैयार हैं या नहीं। वह भी बिजनेस करने वाला आदमी था, समझ गया। वह समझ गया कि मेरा अंदाज भी आज बिजनेस जैसा ही था। उसने कहा कि उसका जवाब क्या है मैं तुम्हें दीवार पर लिखकर उसको बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता क्या? जाओ, जाकर खेलो और जिस चीज से खेलना चाहती हो वह मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्या मतलब? मौका देना? मजबूरी से ज्यादा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। ना तो कुछ होगा और ना ही कभी कुछ हो सकता है। देखो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारी तो इतनी कम उम्र है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो इसका मतलब उस पर भी यह बात लागू होती है कि वह भी तुमसे मोहब्बत करे? यह कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और उनसे मुझे ब्लैकमेल करवाया और इस तरह तुम मेरी जिंदगी में तो आ गई हो, लेकिन तुम मुझे कभी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा और तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने दिल में ऐसी कोई भी बात ना लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे को मैंने बहुत देखा है। मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? उसकी ऐसी सख्त बात सुनकर मेरा दिल भर आया था। आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मेरी मोहब्बत ही कमजोर है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो आज आप मेरे हो चुके होते। उसने कहा कि तुमने यह बातें किसी घटिया बुक या नोवेल में पढ़ी होगी जो तुम्हारे सर पर सवार हो गई है, लेकिन हकीकत में जिंदगी ऐसी नहीं है। मेरी और अपनी उम्र में अंतर तो समझो और अपने पापा के घर जाने की तैयारी करो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी इस घर में ऐसे ही गुजरेगी। अभी जवान हो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो। उस रात मैं बहुत रोई, इतना रोई कि जैसे कोई आखिरी दफा रो रहा हो और इसके बाद आंखों में आंसू का कतरा भी नहीं बचा हो। दिल भी बहुत परेशान था। सुबह से रात हो गई। मैंने राजेश को नहीं देखा था। पता नहीं वह कहाँ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं तुरंत भागी और जाकर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। आधा जिस्म बेकार हो चुका है। अब यह कभी भी अपनी टांगों पर नहीं चल पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है। टांगों को काफी नुकसान पहुंचा है। राजेश की हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे देखकर बहुत रोई। कुछ समय अस्पताल में ही गुजरे। उसके बाद उसे घर ले आई। मैं ही उसकी सेवा कर रही थी और बहुत ख्याल कर रही थी। वह मुझे अजीब नजरों से देखता था, कुछ बोलता नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी थी और राजेश की सेवा करने में मैंने दिन रात एक कर दिए। दिन में 2-2 3-3 बार राजेश के पैरों की मालिश करती थी। उसे हाथ से पकड़कर चलने की कोशिश कराती। राजेश मुझे कुछ नहीं कहता था, बस कभी-कभी मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वह बहुत जल्दी से छुपा लेता था। और पूरे 6 महीने बाद राजेश के पैरों में हरकत हुई थी। उसने खुद उठकर चलने की कोशिश की थी और यह देखकर मैं खुशी से चिल्ला पड़ी थी और जल्दी से राजेश के सीने में लग गई थी। और इस बार राजेश ने भी मुझे दूर नहीं झटका था, बल्कि मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगा, प्रिया मुझे माफ कर दो। मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। कुछ ही दिनों में तुमसे मोहब्बत का नशा उतर जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसलिए मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में अपने लिए शक का बीज डाला कि मैं तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस को बढ़ाने की वजह से तुमसे शादी की है, लेकिन तब भी तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा नहीं हुआ। मेरे बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी मोहब्बत का कायल हो गया हूँ। यह कहते कहते राजेश ने मेरे माथे को चूम लिया था। आज इतने लंबे समय के बाद मेरी तपस्या रंग लाई थी। मुझे राजेश की मोहब्बत मिल गई थी। राजेश ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका और वही बेड पर बैठ गया। जब भी उसके पैरों में कमजोरी थी, धीरे धीरे मेरी मोहब्बत और मेरी सेवा रंग लाई। एक दिन राजेश अपने पैरों पर खुद से खड़ा हुआ और चला भी। यह देखकर मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर भी चमत्कार पर हैरान था। अब राजेश बिल्कुल ठीक था। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी तो राजेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया।
कहने लगा, प्रिया तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, मेरे कमरे में है। अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। यह कहकर राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया था। कमरे में कदम रखते ही ताजा गुलाब के फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकराई थी। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैंने चौंक कर राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुमारी उतरी हुई थी। उसके इरादे भांपकर मैं शर्मा गई थी और जल्दी से राजेश के सीने में मुंह छुपा लिया। उसने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। शादी के पूरे 1 साल बाद राजेश ने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया था और मुझे पत्नी का दर्जा दिया था। उस रात राजेश ने अपनी चाहतें मेरे ऊपर लुटाई थी और उसकी संगत पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। सोते हुए राजेश के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे अचानक उस पर प्यार आ गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी राजेश के साथ निभाऊंगी और भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि मुझे हर जन्म में राजेश जैसा पति मिले। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, जो केवल प्रेम के बारे में है बल्कि उम्र, जिम्मेदारियों और भावनाओं की गहराई को समझाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।